हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है मेथड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हमारे हार्ट के जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उस सभी मेथड्स को प्रोवाइड करने का काम करता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके दो प्रमुख घटक हैं। अब दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, टू एलिमेंट्स कौन कौन से, वो डिस्कस कर लेते हैं। टू एलिमेंट्स है हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो कि कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। टू एलिमेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो कि कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि ग्राफ शीट को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए हम इसमें जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जो कि लाइफ साइंस एनिमल साइंस अर्थात एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट 7 में जो है उसका सेकंड पोर्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। तो ध्यान में रखिएगा, ईसीजी आप सबने सुना हुआ है, मेथड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मेथड प्रोवाइड करता है ईसीजी। इसमें दो मुख्य घटक हैं, दो मुख्य घटक में बटा होता है, टू एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मीन रिकॉर्ड कार्डियक एक्टिविटी, जिसमें कार्डियक एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ से जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। चलिए अगला हम डिस्कस करते हैं वेव्स ऑफ ईसीजी के बारे में। वेव्स ऑफ ईसीजी में देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है नेट सेट के एग्जाम में, तो ध्यान से ना, बिल्कुल ध्यान से, एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, पी वेव। पी वेव क्या करता है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन। अपवर्ड डिफ्लेक्शन है रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्टरीज या एट्रियल में होने वाले डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। पी वेव जो है अपवर्ड डिफ्लेक्शन है और ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सेकंड जो पोर्शन है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। अभी सभी चीजें जो हैं अभी ग्राफ में जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड वेव जो है हमारा क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है सेकंड वेव। रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ये है Q वेव, और सेकंड डिफ्लेक्शन जो पॉजिटिव होता है ये है हमारा R वेव, और थर्ड डिफ्लेक्शन जो निगेटिव होता है ये है हमारा S वेव। तो तीन वेव जो है हमें देखने को मिलती हैं। डाउनवर्ड दैट मीन ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, और तीनों एक साथ QRS वेव बनाती हैं, QRS वेव बनाती हैं। S वेव होगा, QRS वेव बनाती हैं। इसको कहीं कर लीजिएगा, ये S वेव है, QRS वेव का फॉर्मेशन करती है तीनों डिफ्लेक्शन। और नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड। नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। टी वेव अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं रिलैक्सेशन में। PR इंटरवल, देखिए दो प्रकार के इंटरवल मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईसीजी, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईसीजी है PR इंटरवल जो है, यहाँ से जो बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, PR इंटरवल्स के बाद जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का शुरुआत होता है जो कि QRS कॉम्प्लेक्स को बनाती है। ST इंटरवल की बात करें, एंडिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यहाँ पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का अंत होता है, ये भी QRS का पोर्शन है। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिप्रेजेंटेशन T वेव, यहाँ से T वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए T वेव की शुरुआत जो है ST इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलती है। तो अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है P एंड Q वेव के माध्यम से, जिसमें हमें जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये है ना। तो PQRS जो है QR और S बनाती है, और ये T वेव है और ये P वेव है, ये हमें देखने को मिलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ईसीजी जो है हमें इस तरीके से दिखाता है, हार्ट के गतिविधियों को, हृदय की गतिविधियों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। चलिए एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट बीट डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा ब्रैडीकार्डिया। हार्ट बीट इसमें स्लोली हो जाती हैं, यूजुअली लेस देन 60 बीट पर मिनट। ध्यान में रखिएगा, ब्रैडीकार्डिया एक प्रकार के हार्ट से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड डिसीज है, जिसमें आपको पता है कि हृदय की जो दर है वो 70 होती है, मतलब एक मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन अगर 60 बीट से पर मिनट जो है इससे भी कम धड़क रहा है तो इस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है, और ये डिसीज क्या, एबनॉर्मलिटीज क्या कहलाती है, ब्रैडीकार्डिया कहलाती है। दूसरा है ट्रैकीकार्डिया। दूसरा जो है वो है हमारा क्या कहलाता है,
कहलाता है? ट्रैकीकार्डिया, वेरी फास्ट हार्ट रेट। जस्ट अपोजिट हो गया ब्रैडीकार्डिया के, उसमें स्लो हो गया था, इसमें हार्ट हो गया फास्ट हो गया। दिस कंडीशन हार्ट बीट मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट, 100 बार से ज़्यादा भी धड़कने लग जाती हैं, तो इस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, जो कि हार्ट के एक प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हैं। हार्ट में होने वाले थोड़े बहुत प्रभाव पे जैसे ऐसे सिम्टम जो है हमें देखने को मिलते हैं, और इसे किस नाम से जानते हैं? ट्रैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। अगला है एरिथीमा। एरिथीमा, इन दिस कंडीशन ऑफ हार्ट बीट समथिंग टू स्लो, टू फास्ट, टू अर्ली एंड सम टू लेट। एरिथीमा जो है क्या होगा, कभी कभी जो है हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी गति से चलने लगता है। इस कंडीशन को एरिथीमा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन क्या कहलाती है? एरिथीमा कहलाती है। एरिथीमा के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। नॉर्मल हार्ट ईसीजी, अगर नॉर्मल हार्ट की बात करें, देखिए ईसीजी में तो इस तरीके का कंडीशन जो है देखने को मिलता है नॉर्मल हार्ट का। अगर साइनस ब्रैडीकार्डिया है तो इस तरीके का कंडीशन देखिए, सभी में आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। साइनस ब्रैडीकार्डिया में जो हार्ट स्पंदन है वो इस तरीके से दिखाई देता है। बंडल ब्रांचेस ब्लॉक की बात करें तो इसमें इस तरीके का कंडीशन दिखाई देता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की बात करें तो इनमें इस तरीके का कंडीशन दिखाई देता है। और वहीं हम साइनस ट्रैकीकार्डिया की बात करें तो साइनस ट्रैकीकार्डिया में इस तरीके का कंडीशन दिखाई देता है। एट्रियल एरिथेरिया की बात करें तो इसमें जो है एरिथेरिया में इस तरीके का कंडीशन दिखाई देता है। वेंट्रिकुलर एरिथीमा की बात करें तो इस तरीके का कंडीशन, सभी में थोड़े थोड़े अंतराल आपको देखने को मिलेंगे, इस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स के बारे में। 12 कॉन्ट्रोवेंशनल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स जो है प्रेजेंट होती है। कितनी होती हैं? 12 होती हैं, याद रखिएगा। अब 12 में देखिए 2 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया गया है, 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से देखते हैं? एक तो है हमारा बाइपोलर लीड और दूसरा है हमारा यूनिपोलर लीड। 2 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया गया है, बाइपोलर लीड एंड यूनिपोलर लीड्स में। बाइपोलर जो लीड है 3 स्टैंडर्ड लाइम लीड्स होती हैं, 3 स्टैंडर्ड लाइम लीड्स होती हैं। और यूनिपोलर लीड्स की बात करें तो 3 ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होती हैं, जो कि 6 प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाइपोलर लीड और यूनिपोलर लीड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ब्लड प्रेशर डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर जो है द फोर्स ऑफ ब्लड परसुइंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज एज योर हार्ट पंपिंग द अराउंड योर बॉडी, ये कहलाता है ब्लड प्रेशर। जितनी फोर्स से जो ब्लड का पुशिंग करता है अगेंस्ट वॉल, जो भी वॉल्स है हार्ट में प्रेजेंट, उनके अगेंस्ट जो ब्लड पंप करता है, पुश करता है, हमारी आर्टरी जिस तरीके से करती है योर हार्ट पंप अराउंड योर बॉडी के अगेंस्ट, तो वो क्या कहलाता है? बीपी या ब्लड प्रेशर कहलाता है। किस स्पीड से वो पंप करता है वो बीपी कहलाता है। और इसका जो नॉर्मल बीपी जो है कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg हमें देखने को मिलता है। अगला है सिस्टोलिक प्रेशर, द टॉप नंबर इन अ ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट measure the maximum force your heart excrete against artery walls beneath the beat। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे? टॉप नंबर इन द ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट द मेजर द मैक्सिमम फोर्स योर हार्ट एक्सक्रीट अगेंस्ट आर्टरी वॉल्स बीट्स, ये क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर विच इन एक्सटेंड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द रिलैक्स्ड स्टेट कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और इस क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। 2 प्रकार के प्रेशर देखने को मिलती हैं। पल्स प्रेशर होगा, पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है वो पल्स प्रेशर कहलाता है। और इस प्रेशर को पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर और माइनस करेंगे डायस्टोलिक प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर में, तो हमें पल्स प्रेशर जो है मिल जाएगा। अगला है हमारा वैसोकॉन्ट्रैक्शन। वैसोकॉन्ट्रैक्शन व्हेन द स्मूथ मसल लेयर ऑफ आर्टरीज कंटेन्ड इनसाइड द आर्टरीज बिकम नैरो द कंडीशन इज आर कॉल्ड वैसोकॉन्ट्रैक्शन। संकुचन होने की प्रक्रिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है वैसोकॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में। दूसरा है हमारा वैसोडाइलेशन व्हेन द स्मूथ मसल लेयर ऑफ आर्टरी स्टेज relaxed state and tight the arteries become wide, this condition is called vasodilation। जब स्मूथ मसल्स के लेयर के आर्टरीज जो है रिलैक्स्ड अवस्था में होती है और उसमें जो है आर्टरीज बिकम वाइड, आर्टरीज चौड़ी हो जाती है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? वैसोडाइलेशन कहते हैं। और इस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, आर्टरीज में बीपी जो है लो हो जाता है। यह कंडीशन क्या कहलाता है? वैसोडाइलेशन कहलाता है। इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? वैसोडाइलेशन के नाम से जानते हैं। दिस कंडीशन कॉल्ड वैसोडाइलेशन।
रेगुलेशन ऑफ बीपी 120 to 80 mmHg होता है। 3 टाइप्स प्रेजेंट होंगी, न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू, रीनल रेगुलेशन के थ्रू और हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू। फास्टर मैकेनिज्म है हमारा न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन तेज गति से चलने वाला मैकेनिज्म है, मेंटेन एट्रियल एंड बीपी को मेंटेन करता है। चलिए डिस्कस करते हैं रेगुलेशन बाय बैरो रिसेप्टर के थ्रू। बैरो रिसेप्टर के थ्रू किस तरीके से देखने को मिलेगा। बैरो रिसेप्टर आर स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर विच आर लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस। कहाँ पे पाया जाता है बैरो रिसेप्टर? कैरोटिड साइनस में, इन द एरोटिक आर्च। एरोटिक आर्चेज जो होती है, महाधमनी चाप जो होती हैं, वहां पे ये पाई जाती हैं। बैरो रिसेप्टर जो है इस एरिया पे प्रेजेंट होता है। जब बीपी इंक्रीज होगा, इस केस में क्या होगा? इंक्रीज बीपी। अगर बीपी इंक्रीज हो चुका है तो एक्टिविटी ऑफ बैरस कैसे ये मेंटेन करेगी? इंक्रीज जो बीपी है उसको नॉर्मल अवस्था में तो लाना पड़ेगा ना। वो कैसे रेगुलेट करती है अपने आप को, कैसे कार्य करती है, इसी चीज को हम जो समझ रहे हैं। तो जब बीपी बढ़ जाता है तो बैरो रिसेप्टर क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है। बीपी के बढ़ने से बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट इन द ब्रेन, और ये सूचना कहाँ चली जाती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में चली जाती है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट इन द ब्रेन। और ब्रेन में सूचना जाने के बाद एक्शन ऑफ एसएनएस डिक्रीज एंड एक्टिविटी ऑफ पीएनए इंक्रीज। एसएनएस सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका जो रोल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एसएनएस डिक्रीज हुआ और पीएनए जो है इंक्रीज होता है। इससे हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज होने लग जाता है, और डिक्रीज बीपी, जो बीपी बढ़ा हुआ था वो कंट्रोल में आ गया और बीपी जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब हम दूसरा जो केस है वो भी स्टडी करते हैं। बीपी ऑलरेडी डिक्रीज हो तब क्या होगा, उसको मेंटेन करने के लिए क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगा? तो डिक्रीज जो बीपी है, एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर। सबसे पहले तो एक्टिवेशन होगा, जो कि उसमें भी हुआ था। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट टू द ब्रेन। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएंगी? ट्रांसमिट होके ब्रेन के पास जाएंगी। एक्टिविटी ऑफ पीएनएस डिक्रीज एंड एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस इंक्रीज। पीएनएस जो है डिक्रीज हो जाएगा जस्ट अपोजिट उसके, और एसएनएस इंक्रीज हो जाएगा। एसएनएस इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट जो है इससे बढ़ जाएगा, और इंक्रीज बीपी, बीपी जो लो हुआ था वो जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, बस सीक्वेंस याद रखिएगा जो कि महत्वपूर्ण है। तो इससे जो है बीपी जो है डिक्रीज और इंक्रीज के कंडीशन में अपने आप को बैलेंस करती है बैरो रिसेप्टर के थ्रू, ये हमने जाना। रेगुलेशन बाय कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर के थ्रू अगर हम बात करें तो डिक्रीज जो बीपी है ये क्या कहलाती हैं? हाइपोक्सीमिया, हाइपरसीमेनिया कहलाती है। एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर क्या देखने को मिलेगा? कीमो रिसेप्टर का एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। अब दो प्रक्रिया देखने को मिलेगी, सेंड इंपल्स टू वैसोमोटर सेंटर, इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्शन। दो कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, सेंड इंपल्स टू वैसोमोटर सेंटर, इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्शन हमें देखने को मिलेगा। और इंपल्स वैसोमोटर सेंटर में अगर प्रवाहित होंगी तो हमें वैसो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिससे बीपी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये जो है केमिकल के थ्रू है। रीनल रेगुलेशन की बात करें तो रीनल रेगुलेशन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है। किडनी रेगुलेट टू वेज। किडनी, रीनल की बात हो रही है मतलब किडनी की बात हो रही है। आप सभी जो वो आपने पढ़ा होगा, किडनी रेगुलेट की बात हो रही है। तो बाय रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के आयतन के आधार पर एक रेगुलेशन हमें देखने को मिलेगा। बाय रास, रास को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहा जाता है। तो रेंजिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से और रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम के माध्यम से किडनी जो है रेगुलेट करती है। रीनल रेगुलेशन ऑफ बीपी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए केस क्या होगा कि डिक्रीज एट्रियल प्रेशर को डिक्रीज करेगी, रिलीज ऑफ रेनिन को सिक्रीट कराएगी। इससे क्या बनेगा? एंजियोटेंसिनोजन बनेगा, और एंजियोटेंसिनोजन जो है किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिनिन में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा, और लंग्स से एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन होगा जो कि वैसो कंट्रैक्शन को कराएगी। रिलीज एल्डोस्टेरोन, किसका रिलीज हमें देखने को मिलेगा? एल्डोस्टेरोन का रिलीज हमें देखने को मिलेगा। एंजियोटेंसिनोजन याद रखिएगा, एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 2 वैसो कंट्रैक्शन कराएंगे और ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेंगी, और रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर हमें देखने को मिलेगा। और ये क्या करेगा? इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर को इंक्रीज करने का काम ये करेगा। एट्रियल प्रेशर इंक्रीज यहाँ से हो जाएगी। तो इस तरीके से भी रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। इस तरीके का रेगुलेशन भी हमें देखने को मिलता है। देखिए डिक्रीज प्रेशर में किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जो जो चीजें आपको डाउट हो। बाकी तो आप देखो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस करते हैं। हार्मोन विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब हार्मोन इंक्रीज करने वाले जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ऐसे हार्मोन, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था लेकिन थोड़ा और बता देते हैं। एड्रेनालिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, वैसोप्रेसिन एडीएच हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया और सीरोटोनिन। ये सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का कार्य करती हैं। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरोन, वैसोप्रेसिन एडीएच, एंजियोटेंसिन एंड सीरोटोनिन।
हार्ट अटैक डिस्कस करते हैं। हार्ट अटैक जो है वेरी कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिक्रीज है। इट इज आल्सो नोन एज द मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन। इसे किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। हार्ट अटैक आप सबने सुना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाती हैं। इसके सिम्टम क्या है? चेस्ट पेन होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिलती है, कोल्ड स्वीट फटीग जो है देखने को मिलता है। अगला हम डिस्कस करते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मीन द हार्ट एंड अरेस्ट मीन टू स्टॉप। हार्ट अगर हृदय अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके सिम्टम क्या है? कार्डियक अरेस्ट के चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, वीकनेस और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई आना, कमजोरी महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस रेट का कम हो जाना और चेस्ट पेन हमें देखने को मिलता है। ये सारे जो है सिम्टम है हार्ट स्टॉप अगर फंक्शनिंग कर देता है उस कंडीशन में। एक कंडीशन आता है हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर आल्सो नोन एज कंजेस्टिव होता है। हार्ट फेलियर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। हमारा हार्ट जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता इस कंडीशन में। इफेक्ट पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, इससे जो है हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म प्रभावित होती है। इसके सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को कम कर देता है, फटीग थकान महसूस होती है, स्वेलिंग सूजन आना, लेग्स फेसिट देखने को मिलेगा, इरेगुलर हार्ट बीट जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे किसके सिम्टम है? हार्ट फेलियर के सिम्टम है। हार्ट फेलियर में हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, स्वेलिंग, इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? व्हेन ब्लड फ्लो ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्लॉक्ड और अ ब्लड वेसल इन द ब्रेन ब्रस्ट। स्ट्रोक ब्लड फ्लो किसी पार्ट में ब्रेन जो है ब्लॉक हो जाता है, इसे ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक हो जाती है उन्हें स्ट्रोक कहा जाता है। ऐसे कंडीशन को स्ट्रोक कहा जाता है। इसके सिम्टम है पैरालिसिस के बारे में आपने सुना है, वीकनेस हमें देखने को मिलती है, हेडेक हमें देखने को मिलती है, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। बैलेंस कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, समन्वित नहीं हो पाता है, हेडेक होने लगता है, बैलेंस लॉस होता है, वीकनेस देखने को मिलती है और पैरालिसिस हो जाती हैं स्ट्रोक के कंडीशन में। स्ट्रोक के कंडीशन में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाइपरटेंशन। इस हाइपरटेंशन का डिस्कस करें तो हाइपर अ कंडीशन इन विच दे प्रेशर ऑफ ब्लड अगेन इन द आर्टरी वॉल्सिंग टू हाई। आर्टरी वेव्स में हाई प्रेशर हो जाता है अगर, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ब्लड के अगेंस्ट प्रेशर अगर हाई हो जाए तो ये हाइपरटेंशन कहलाती है। हाइपरटेंशन के रूप में इसे जो है जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 3 से 4 वीडियो में जो है कंप्लीट कर लिया अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आप भी जो है इसी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा और साथ में प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि नोट्स कैसे लगा, आपको इससे बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और इससे मैं क्या सुधार कर सकती हूँ कि आपके लिए और भी अच्छा हो जाए। इस बात को भी जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।